आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल का आगाज़ हो चुका है और आज जो BBC उर्दू की रिपोर्ट है कम से कम उससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि जो वोटर्स टर्नआउट है वो काफ़ी कम है क्योंकि वहाँ जो एक्शन कमेटी है वो इस सारे मामले में अलग थलग खड़ी है, तो उसका असर तो यकीनन इंतखाबी अमल के ऊपर आना था, जिसकी रिफ्लेक्शन आज नज़र भी आती है। अभी नताइज आना शुरू होंगे तो हमें पता चलेगा कि किसकी पार्टी की क्या पोजीशन है। अभी मीरपुर के अंदर जो 13 नशिस्तें हैं उसके ऊपर आज पहला मरहला इंतखाबात का वो चल रहा है। दूसरी तरफ इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनका वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई तल्ख और जहर आलूद किस्म का रवैया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो झलकता हुआ हमें नज़र आता है। उसमें आज एक मज़ीद इजाफ़ा हुआ और एक मज़ीद धमकी अमेज़ बयान उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा दाग दिया। जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये मई वाला मार्का है जिसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इंडिया के वो तैयारे मार गिराए जिसके लिए मोदी साहब को बड़ा नाज था कि राफेल होंगे तो हम पाकिस्तान को तो खड़ा ही नहीं होने देंगे, लेकिन पाकिस्तानी J-10C और JF-17 थंडर्स ने उनको मार भगाया। 7-8 जहाज़ उनके तबाह हो गए और उनकी बेसिस जहां पाकिस्तानी फतह मिसाइल पहुंच सकता था उसने सारी वो बेसिस को भी हिट किया। वो तकलीफ़ अभी उनकी बरकरार है, तो पाकिस्तान को बहुत ही एक अच्छी हिकमत अमली के साथ इस मामले में दुनिया के साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इंडिया के जो अज़ाइम पाकिस्तान के हवाले से हैं वो मुझे लगता नहीं है कि वो उस शिकस्त को अभी तक कबूल कर पाया है और उसका कोई ना कोई तरीका निकालेगा कि पाकिस्तान को जहां उसको मौका मिले नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। उसकी एक झलक तो हमें बलूचिस्तान और KP के हालात में नज़र आती है कि कहीं वो BLA की मदद से पाकिस्तानी इलाकों में दहशत गर्दी करता है, कहीं TTP की मदद से पाकिस्तानी इलाकों में दहशत गर्दी करता है और अफगान सॉइल को इस्तेमाल करता है पाकिस्तानी इलाकों में खून रेजी फैलाने के लिए। लेकिन खुली जंग जो है उसको भी कभी रूल आउट नहीं करना चाहिए। वो जो उसको मार पीटी हुई है मई के अंदर, उस मार का बदला लेने के लिए वो दोबारा कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा और पाकिस्तान को उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। नेतन्याहू वो जा रहे हैं अमेरिका के दौरे के ऊपर और नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ वो किया है जो शायद कोई भी उसका बड़े से बड़ा दुश्मन, कोल्ड वॉर ईरा में देखें तो सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों आपस में एक दूसरे को तोड़ने के लिए या कमज़ोर करने के लिए कोई ना कोई हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे होते थे, कुछ नया तरीका ढूंढते थे। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर दोनों अपना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन नेतन्याहू अकेले ने वो कुछ अमेरिका के ख़िलाफ़ कर दिया है शायद जो चीन और रूस या कोई भी अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन भी मिलकर उसके साथ नहीं कर सकता था। ईरान जंग में अमेरिका को वो घुसेड़ लाया कि आओ जाके इसके ऊपर हमला करते हैं, और ये तो 4 दिन अमेरिका की ताकत के मुकाबले में खड़ा ही नहीं हो सकता। और ये जो जोम था ट्रंप के अंदर भी था कि हमारी तो ताकत इतनी ज़्यादा है तो हम इस जंग में जाएंगे तो ईरान तो आगे से खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन ईरान ने उस जंग में जिस इस्तिकलाल का और हिम्मत का मुजाहरा किया, उसके नतीजा अब यह है कि इस इलाके के अंदर एक खौफ की फ़िज़ा मौजूद है कि अमेरिका यहाँ से निकल गया तो क्या होगा। ये फ़िज़ा क्यों खौफ की पैदा हुई है? ईरान तो इतनी बड़ी ताकत नहीं है, ना उसके पास फ़िज़ाइया है ना उसके पास नेवी है। ईरान के पास सिर्फ मिसाइल थे और वो ड्रोन्स थे जिसकी मदद से वो इस इलाके के अंदर जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे मौजूद हैं उनको वो निशाना बनाता है। इन तमाम इलाकों के ममालिक के पास अमेरिका ने बहुत जदीद तरीन वो एयर डिफेंस सिस्टम दिए हुए थे कि जो भी मिसाइल आएगा, जहाज़ आएगा, तो आप यहाँ से चलाओगे तो आप उसको फ़िज़ा में मार गिराओगे तो आप मुकम्मल तौर पर महफूज है, ख़तरे की बात ही कोई नहीं है। लेकिन अब हो ये रहा है कि जब ईरानी मिसाइल जाते हैं या उसके ड्रोन जाते हैं तो इन ममालिक में वो जो इंटरसेप्टर्स हैं जो नीचे से फायर किए जाते हैं वो बड़ी तादाद में ख़त्म हो चुके हैं, और ख़ुद जो स्टॉक पाइल्स अमरीका के अंदर हैं उसमें भी बड़ी किल्लत पाई जाती है। अमरीकी अब जो उनके थिंक टैंक्स हैं और जो अमरीकी मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है कि इस सिचुएशन में अगर चीन ये फैसला करता है कि हमने ताइवान पे कब्ज़ा कर लेना है, या रूस ये फैसला करता है कि हम यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा हमला करते हैं, और ये जो यूरोप और अमेरिका ने पिछले 3-4 साल से नाक में दम किया हुआ था अब इनको मार भगाते हैं यहाँ से, तो अमेरिका भी इस पोजीशन में नहीं है कि रूस का या चीन का या दोनों का अगर उसको मुकाबला करना पड़ जाए तो अपने हलीफ जो साथी हैं उसके उनकी मदद कर सके या ख़ुद इंटरफेयर कर सके, क्योंकि स्टॉक पाइल्स अमेरिका के अंदर भी कम हो गए। इस इलाके के अंदर जितने उसने वो मिसाइल सिस्टम लगाए हुए थे, रडार सिस्टम लगाए हुए थे, ईरान उनको हिट कर रहा है, एट विल हिट कर रहा है। वो ड्रोन जाता है, उसका शायद ड्रोन 20-25 हज़ार 30 हज़ार डॉलर का है, वो उसके मुकाबले में $1 मिलियन का मिसाइल फायर करते हैं, लेकिन वो मिसाइल फायर कर करके अब स्टॉक पाइल इतने डिप्लीट हो चुके हैं कि वो उसको अब सोचते हैं कि आज चलाएं या आज इस मिसाइल को गिर जाने दें और किसी जगह पे नुकसान होता है तो उसको बर्दाश्त कर लें। तो ऐसी सिचुएशन में बड़ी जंगें खोलना आसान नहीं होता, और ईरान को अगर सब्र वो अपना बरकरार रखने में महीना 2 महीने और कायम रहता है तो अमेरिका के पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं होगा कि दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठे
और उससे एक ऑनरेबल डील करे। वो जो कहता था रोज़ ट्रम्प के ईरान में मेरे से हाथ जोड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि मेरे से मुआहदा कर लो, तो शायद ट्रम्प को वो फ़ोन करना पड़े, वो जिसके अंदर वो कहे कि मैं माजरत चाहता हूँ माजी के बयानात की, आओ बैठते हैं और बात करते हैं। खुली जंग में अभी भी अमेरिका के मुकाबले में कोई नहीं है। इतनी बड़ी उसके पास नेवल पावर है और इतनी बड़ी उसके पास एयर पावर है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी कौम है ईरानियन जो उस तकलीफ़ को सहने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि हम सरेंडर नहीं कर रहे, हम मुकाबला करेंगे, ठीक है जो नुकसान हमारा हो रहा है, लेकिन हम जवाबी तौर पर अमरीकी जो अहदाफ है उनको निशाना बनाते रहेंगे। और इस सारे मामले के अंदर जो शख्स एक नेतन्याहू अमेरिका को इस जंग में खींच के लाया था, उसको इस जंग का हिस्सा बनाया था, सिर्फ वो आराम से बैठा हुआ है। बाकी उसके इलाके के सारे हलीफ ममालिक जो अरब ममालिक हैं वो भी निशाने पे हैं, अमेरिका भी तकलीफ में है, नेतन्याहू आराम से बैठा हुआ है। कश्मीर के इलेक्शन में बीबीसी कहती है कि टर्नआउट ना होने के बराबर है। आपकी जमातों की जो आपस की पॉलिटिक्स है वो देखें तो लगता है कि बहुत बड़ी गर्मा गर्मी और गहमा गहमी है इंतखाबात की, और अच्छी मुकाबले की फ़िज़ा है। आपका तजिया क्या? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे मौका दिया। देखें, वो इलेक्शन जब स्टार्ट हुए तो उस वक्त बिल्कुल एक जमूद की सूरत हाल थी। वहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, हर तरफ बेयकीनी की सूरत हाल थी। वक्स पार्टी ने उसमें पहल की लीड ली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वहाँ गए, लोगों से मिले और उन्होंने वहाँ के हकूक़ की बात की, ट्रुथ रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की, वहाँ पे इंटरनेट की बंदिश की बात की। तो उससे कुछ लोगों में उनका जो है वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहाल हुई, वहाँ पे कोई माहौल बना। फिर पीएमएलएन की क़यादत गई। देखें, इलेक्शंस के अंदर इल्ज़ामात भी लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। दो मुखालिफिन जब आपस में लड़ रहे हों, वो बेशक इकट्ठे भी बैठे हों, लेकिन जब इंतखाबात में होते हैं तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पे तो उन्होंने सियासत वही करनी है जो मौजूदा ज़मीनी हक़ायक़ होंगे उनके मुताबिक। उस पर कुछ तलखियाँ भी हुई, लेकिन उससे वो एक्टिविटीज़ बहाल हुई और अब रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन लड़ा है, जो उसका बयानिया था हक़ हाकमियत का, हक़ मलकियत का, हक़ रोज़गार का, वो इसी बयानिए के साथ जीबी में गए थे और जीबी में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और अब हम यहाँ पे भी उसी बयानिए के साथ खड़े हैं और हमें उम्मीद है कि हम उसमें कामयाब होंगे। बाकी धांधली की जो रिपोर्ट्स, जो शिकायत हमने की, वो हमारा हक़ था, उसको देखना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। वायलेशन की निशानदेही, उन्होंने वो सारी चीज़ें जो हैं नज़रअंदाज की, कोई उस पर उन्होंने खातिर खा एक्शन नहीं लिया। अगर वो लेते तो आज जो हमारा एक कारकुन शहीद हुआ और काफ़ी जगह से जो लड़ाई झगड़े की इतलात मिली या बेज़ाब्तियों की इतलात मिली, अगर वो बर वक्त कार्रवाई करते तो शायद ये माहौल जो है ये खुशगवार भी रहता, ये तलखियाँ भी इतनी ना बढ़ती सही है। और तो उसकी शफी जान साहब, शफाफियत पे आप क्या भी कहते हैं? आप रिज़ल्ट्स की आज़ाद या कश्मीर में